हमारा ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है। ये तो बोनस एक्सपीरियंस और मनी है, क्योंकि एमसी ने बोनस एक्सपीरियंस और मनी का बोला है। तो इसका मतलब ये होगा सिटीजन्स की कमाई का 10% एमसी को नहीं मिलेगा। सिटीजन्स जितना कमाएंगे उसका 10% सिस्टम एमसी को देगा। किम जॉन इन लोगों के बारे में देखते हुए सोचता है कि अगर हम सब लोग ऐसे मॉन्स्टर को हंट करने के लिए ग्रुप्स में जाएंगे तो सिस्टम मुझे इतना अच्छा बोनस देने वाला है, तो मैं तो सबका ही खुले हाथों से स्वागत करूंगा। और यहाँ फैटी इन लोगों को 30वें फ्लोर पे आगे ले जा रहा होता है और एक और नोटिफिकेशन में एमसी चेक कर रहा होता है। इन सारे सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन इसमें सबसे स्ट्रांग है। हार्ट डोंग योंग जो कि लेवल 23 का है, इसका ट्रस्ट लेवल 19 है। बाकी सब भी अच्छे हैं पर उतने भी अच्छे नहीं हैं। इसके बराबर एमसी 23 लेवल वाले बंदे के बारे में सोचता है कि यह 23 लेवल का है। ये ज़रूर मेरे उस कैलन के जितना बराबर का होगा जो मैंने कल मारा था। फिर ये हर डोंग योंग के स्टैट्स को चेक करने लगता है। उससे इसको पता चलता है कि यह एक अवेकेंड पर्सन है और इसकी एबिलिटी है बेसबॉल थ्रो। ये एक डी रैंक की एबिलिटी है जो स्टेमिना कंज्यूम करके बेसबॉल की स्पीड को 3 गुना बढ़ा देती है। ये देख के जंग कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक मेटा ह्यूमन है। इसकी एबिलिटी बेसबॉल थ्रो है। अगर हम रियलिटी में भी बेसबॉल को थ्रो करके मारेंगे तो वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और अगर इसकी स्पीड को कोई 3 गुना तेज कर सकता है तो ये मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भी एक परफेक्ट वेपन बन सकता है। और जहां तक बात रही भरोसे की, ट्रस्ट की, वो तो मैं धीरे धीरे करके इंक्रीज कर ही सकता हूं। तब वो कमांड देता है सिस्टम को, इन सारे 6 के 6 लोगों का एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेशो साथी कर दो। और अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। तो एमसी खुशी से बोलता है, चलो ये तो हो गया, अब बस मुझे इनको एक मिशन देना है मॉन्स्टर हंटिंग का। फिर बस ये लोग बाहर जाके मॉन्स्टर को हंट करेंगे और मैं घर बैठ के बढ़िया एक्सपीरियंस और पैसा कमाऊंगा। ये तो किसी गेम के ऑटो हंटिंग सिस्टम के जैसा है। और हाँ, ऑफ कोर्स मुझे इन लोगों से मिलके इन लोगों के बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मेरी फैमिली को यहाँ लाने का एक जरिया बन सकते हैं। क्योंकि भले ही एमसी कहीं पर भी पहुंच जाए, उसकी पावर कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, भले ही वह एक रूलर ही क्यों ना बन चुका हो, बिना उसकी फैमिली के उसे हमेशा ही बुरा ही लगता रहेगा और हमेशा वो उनकी चिंता ही करता रहेगा। और उसने भी यह ठान लिया था कि मॉन्स्टर अपोक्लिप्स ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही उसे अपनी फैमिली को यहाँ लाना है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि सिटीजन हार्ट डोंग योंग का ट्रस्ट इंक्रीज हो चुका है। भाई कितना अजीब नाम है, हार्ट डोंग योंग। मैं इसको अब से बेसबॉल बुलाऊंगा। इसका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हुआ है। पर जिंग तो इससे कंफ्यूज जाता है। वो सोचता है, हाँ ये कैसे हो गया, मैं तो तब से यहीं पे ही हूं, उनका ट्रस्ट लेवल यहां से कैसे इंक्रीज होगा। फिर तभी 2 और नोटिफिकेशन आती है कि 2 और सिटीजन्स का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है। इससे तो जिंग और कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, हाँ अब ये क्या चल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि इनका ट्रस्ट कैसे इंक्रीज हुआ है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है जहां पर फैटी बड़े प्यार से इन लोगों को अंदर बुला रहा है और सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो लोग इनको थैंक यू। फिर फैटी अंदर जाता है अपनी वाइफ के पास। उसकी वाइफ परेशानी से पूछती है, डार्लिंग क्या चल रहा है। फैटी कहता है, माफ करना, मैं ये सब तुमको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर क्या तुम पहले कुछ खाना ववाना तैयार कर सकते हो। तो उसकी वाइफ और भी थोड़ा सा नर्वस होने लग जाती है। वो कहती है, अभी करना है, पर मुझे सब कुछ शुरुआत से करना पड़ेगा। तो फैटी भी अपना सर को जाने लगता है। वह कहता है, प्लीज इसमें मेरी मदद कर दो, मेरे ख्याल से जॉन के पास कोई प्लान है। यह सुनकर उसकी वाइफ थोड़ा सोच में पड़ जाती है और पहले तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो एकदम से कहती है, ठीक है तुम्हें मदद करूंगी। तब वो बाकी 6 लोगों के पास आती है और वो कहती है, आप लोग अंदर आ जाओ और थोड़ा सा इंतजार करो। तो बाकी लोग भी इनको झुक के थैंक यू कह देते हैं। और ये पर्सन हार्ट डन जॉन बेसबॉल, ये थोड़ा सा अनइजी लग रहा था और यहाँ पे ये सारी मूवमेंट को नोटिस करता है। फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो फैटी से कहता है, वैसे जिन किस तरह का पर्सन है। तो फैटी भी अपना सर खुजाने लगता है और वो कहता है, एक्चुअली में तो मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता है। इससे तो इनकी पूरी टीम हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या तुम लोगों को भी नहीं पता। तो फैटी कहता है, हाँ
हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि वो हमारा पड़ोसी है। तो बेसबॉल भी कहता है, ओह पड़ोसी है। फिर सभी लोग सोफा में बैठने लग जाते हैं, लिविंग रूम में। और फैटी कहता है, हाँ, पर वो बहुत अच्छा पर्सन है। यहाँ पे सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाना, वो सब कुछ वही हमें प्रोवाइड करता है। बेसबॉल भी ये सब कुछ ध्यान से सुन रहा था और वो सोचता है, हम तो इसका मतलब कि वो भी एक अवेकेंड पर्सन है। फिर वो अपनी जैकेट की तरफ देखता है, उसके अंदर उसने वही रामन का पैकेट रख के रखा था जो कि एमसी ने ऊपर से फेंका था इन लोगों की तरफ। फिर वो इसी की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसके पास ज़रूर एक अमेजिंग एबिलिटी होगी, तभी वह इतना सब कुछ कर पा रहा है। फिर वो अपनी टीम की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे कैसे भी करके उस पर्सन को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। फिर वह अपने जिनोंग को एक पावरफुल पर्सन की तरह इमेजिन करते हुए सोचता है, वो एक ऐसा पर्सन है जो खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ प्रोवाइड करवा सकता है। हमारे इस करंट वर्ल्ड में यह एक मिरेकुलस एबिलिटी है, वो एक अलग ही लेवल पे है। फिर इसकी सोच को बीच में ही काटते हुए फैटी कहता है, अभी खाना तैयार करने में थोड़ा सा समय लगेगा। वैसे क्या तुम लोग शावर लेना चाहोगे? बस शावर का नाम सुनते ही इन लड़कियों की आंखें चमकने लग जाती हैं। ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, शावर क्या हम सच में खुद को धो सकते हैं? और फैटी ने भी यह बड़े फ्लेक्स मारते हुए कहा था, क्योंकि इस अपोक्लिप्स वाले वर्ल्ड में शावर का शो ऑफ करना तो ऐसा ही है जैसे तुम एक सुपरकार का शो ऑफ कर रहे हो। इससे तो बेसबॉल भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे हाँ, ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादातर फर्नीचर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब? फिर तो फैटी और भी ज़्यादा मज़े में आ जाता है। वो कहता है, हाँ, इसका मतलब कि तुम लोग यहाँ पर वार्म वाटर से भी नहा सकते हो। मतलब कि गर्म पानी से यह सुन सुन के तो लड़कियों की आंखें ही सफ़ेद हो जाती हैं। इनका मुंह इतना ज़्यादा खुल जाता है कि हाथी भी अंदर घुस जाएगा। ये लड़के भी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या गर्म पानी? तो यहाँ फैटी कहता है, ऑफ कोर्स, ये भी जंग की एक एबिलिटी है। जंग ने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, तो यहाँ हम सारे अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में 2 बाथरूम है, एक लिविंग रूम में और एक मास्टर बेडरूम में, तो तुम दोनों एक साथ ही नहा सकते हो। चलो, मैं दिखाता हूँ ये किस तरफ है। ये सुन के तो ये दोनों ही लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं। इस लड़कियों का मुंह तो अभी भी खुला खुला ही है। एक लड़की झुक के इसको थैंक यू कहती है और दूसरी तो इतनी खुश हो जाती है कि उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, ऑसम। फिर एक चेज बेसबॉल से कहता है, हे, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो पर्सन भी एक अवेकेंट पर्सन है? तो ये भी इरिटेट होते हुए कहता है, हाँ, और ऐसा हो सकता है कि उसकी एबिलिटी मुझसे तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो पीछे बेसबॉल बैट वाला बंदा बहुत ज़्यादा खड़ा के मार के हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा डिसरेज होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ही करना है कि उसे एक अच्छे से पीटना है। इससे तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। बेसबॉल ज़ोर से चिल्लाता है, तू पागल घटिया लुटे क्या करने की कोशिश कर रहा है? हमें बस उससे अगर कुछ करना है तो हमें उस पर्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुन के तो इसकी सारी हंसी गायब हो जाती है और वो कहता है, वो ऐसा करना है क्या? तो बेसबॉल भी इसी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुझसे भीख मांगता हूं, प्लीज कुछ मत करना, बस चुपचाप ही खड़ा रहे। तो फिर से वो पीछे हंसने लग जाता है, कहता है, ठीक है ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तब ये बंदा भी यहां पे सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ, अगर ऐसा है तो। और अपनी पूरी टीम से कहता है, ठीक है, तो अपना गोल है यहाँ पर ये लोग जितना हमें खाना पानी दे रहे हैं उतना लेना है और हमें अपनी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं करनी है। और यहाँ के कमरे वमरे भी देख के रख लेना, हम वापस आएंगे तब क्या पता हमें ज़रूरत पड़ जाए। ये चश्मा थोड़ा सा सिंसियर बंदा लग रहा है, ये हामी भर जाता है, पर ये बंदा तो अपनी ईविल स्माइल दिखाते हुए कहता है, ठीक है, समझ गया। पर इस टीम में एक पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान सा लग रहा है, वो कुछ और ही ख्यालों में खोया हुआ है और इस चीज़ को बेसबॉल भी नोटिस कर लेता है। उसको भी पसीने आ रहे थे, तब वो आराम से इसके पास जाता है और इसका नाम लेता है बिंगो। इसका डेल डॉल देख के ऐसा लग रहा है कि यह एक बूमर है, तो अब से हम इसको बूमर बुलाएंगे। बूमर कहता है, अरे हाँ, तुमने क्या बोला? सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं। तो यहाँ बेसबॉल कहता है, मुझे माफ़ कर दे यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो बूमर कहता है, हाँ नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी यहाँ गलत नहीं हुआ है। बेसबॉल कहता है, अरे नहीं यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ यार,
अगर मैं तुम लोगों को यहाँ हाउस वार्मिंग के लिए इनवाइट नहीं करता। तो इसकी बात काटते हुए यह सीधा सर फेरते हुए कहता है, अरे हाँ ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ आया क्योंकि मैं खुद आना चाहता था। तब बेसबॉल सभी लोगों से कहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा खाना जमा करेंगे और सीधे इसकी ग्रैंड मदर के पास चलेंगे, जिस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं। इससे हमें यह तो पता चल रहा है कि यह बेसबॉल जैसा भी पर्सन और वो एक अच्छा दोस्त है और उसका कैरेक्टर भी अच्छा है। पर यहाँ बूमर अब भी हमें थोड़ा सा परेशान ही लगता है और वो मन में थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाता है और वो कहता है कि यह सच में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तब वो बाहर का सीन याद करता है, यहाँ कितने सारे मॉन्स्टर और कैसे कैसे लोग हैं। फिर वो अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर के बारे में याद करता है। वो एक ऐसी पर्सन है जो कि ठीक से चल फिर भी नहीं सकती। वो सोचता है कि उनके जिंदा होने के कितने ही चांसेस होंगे। बूमर के दोस्त भी उसको इनकरेज करते हुए कहते हैं, तू ज़्यादा चिंता मत कर यार, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है। अगर हम सब लोग साथ में मिलके चलेंगे तो हम आसानी से उन तक पहुंच जाएंगे, तो बस थोड़ा सा और रुक जा थोड़ी देर। तो बूमर भी कहता है, हाँ। पर तभी पीछे से इन लोगों को किसी की आवाज़ आती है, जिससे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। एकदम पीछे दिखाते हैं कि ये एक दरवाज़ा है, मतलब कि दरवाज़ा ठीक से खुलने की कोशिश कर रहा है, पर वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। हमें दिखाते हैं इसके पीछे एक पर्सन है जो कि आराम आराम से दरवाज़ा खोल रहा है। ये पर्सन बेसबॉल कहता है, क्या चल रहा है? उसने अपनी बेसबॉल को भी बिल्कुल तैयार कर रखा है और उसने अपनी एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लिया था। हमें दिखाते हैं ये अपना एमसी है और ये पूरा ग्रुप एक साथ एमसी को देखते हुए सोचता है, हमें इसको देख के एक अजीब सी फीलिंग क्यों आई थी। यहाँ एमसी को दिखाते हैं जिसने 2 हाथ में थैले पकड़ के रखे होते हैं और इसीलिए उसे को इतना टाइम लग गया गेट खोलने में। यहाँ जोंग फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। तब वो बेसबॉल भी अपनी बेसबॉल को नीचे कर लेता है और वो इन लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है, हो सकता है कि यह पर्सन हम सबको बचा सके। पर फिर भी इन लोगों को भी पता था यह एक मॉन्स्टर अपोकलिप्स का टाइम है। ये लोग भी ऐसे ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। हालांकि बेसबॉल चाहता है कि वो इसका फेवर ले सके और वो इसको इम्प्रेस भी करना चाहता है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है। इसीलिए हर परेशानी से निपटने के लिए ये सब भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ किमजे और मॉन्स्टर हंटिंग टीम एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी है और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। कोई कुछ नहीं बोलता, तो इस चुप्पी को तोड़ने के लिए फैटी की वाइफ हंसते हुए कहती है, माफ करना, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, तो यहाँ पर आपको एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा। तो बेसबॉल हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो बढ़िया है, वैसे भी हम ही लोग बिना बताए आ गए हैं और मैं यह काली टी शर्ट वाले का नाम भूल गया। अरे इसका नाम मैंने रखा था, बेसबॉल बैट। हाँ, अब इसको हम बैट बोलेंगे। चमगादड़ आर्चर भी इन लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए स्माइल दे रही थी, पर चमगादड़ तो बस इनको घूरे ही जा रहा था। पीछे से फैटी आता है। वो अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए हुए था और वो हंसते हुए कहता है, ऑनराइट फूड आ चुका है, तो ये लो। यहाँ पर उसकी वाइफ भी पीछे मुड़ के देखती है और उसकी हेल्प करने लगती है और यहाँ पर सभी लोग किम जेन को छोड़ के बाकी सब बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे और वो तिरछी नजरों से खाने की तरफ देख रहे थे। पूरी टीम एक ही चीज सोच रही थी, कितनी अच्छी खुशबू है खाने में, आखिर है क्या। यहाँ फैटी की वाइफ थोड़ा शर्माते हुए और अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ, मुझे नहीं पता कि अभी मैंने यह जो आपके लिए बनाया है ये आपको पसंद भी आएगा कि नहीं। यहाँ अपने खाने को लेके ये तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर हमें यहाँ खाना दिखाता है, बिल्कुल चमकदार लग रहा था। ये तो ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान के सारे तारे इस खाने में ही लगा दिए हैं। फिर हमें यहाँ पे आर्चर को दिखाते हैं, वो यहाँ एग रोल्स को देख के लार टपका रही होती है और उसी की तरफ अपने चॉपस्टिक्स बढ़ाने लगती है। वो अपनी लार साफ करती हुई कहती है, अरे ये तो ठीक है, अरे ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा खाना। आखिर इनको अच्छा भी क्यों ना लगे इस एपोकैलिप्स में। इन लोगों को खाने को लेकर कोई चॉइस थोड़ी होती है, इन्हें जो भी मिले वही खाना पड़ता था और यहाँ तो इनके लिए दावत लगा दी गई है। यहाँ एक नोटिफिकेशन आती है, पार्क हेवन का ट्रस्ट 50 हो चुका है। इस नोटिफिकेशन को देख के एमसी सोचता है, फैटी से पहले उसकी वाइफ का ट्रस्ट लेवल 50 हो गया और यहाँ सिस्टम को भी मानना पड़ेगा। क्या सही जगह टेबल के नीचे नोटिफिकेशन भेजी है ताकि एमसी को कहीं और देखना भी ना पड़े। फिर सभी लोग खाने के लिए शुक्रिया करते हैं और सीधे ही खाने पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सभी लोग जैसे ही निवाला अपने मुंह में रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्हें धरती पर जन्नत मिल गई हो। यहाँ बैटमैन तो फ्लैश की स्पीड से खाना खा रहा था और आर्चर खुशी से कहती है, ये एग रोल्स तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। इन्हीं की टीम की
एक और नॉर्मल लड़की कहती है, ये तो वैसे ही स्वीट एग रोल्स हैं जो कि जापानी रेस्टोरेंट सर्व करते हैं, है ना? तो फैटी की वाइफ भी फुल कॉन्फिडेंस में हंसते हुए कहती है, हाँ तुम सही हो, प्लीज एंजॉय करो। ये सबको अच्छे से खाना खाते हुए देख के उसकी बेटी भी कहती है, अरे मम्मा, मुझे भी एग रोल्स खाना है। तो उसकी मम्मा भी उसकी तरफ देखती हैं और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, जाओ, हमारे गेस्ट का खाना हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी, ठीक है ना? यहाँ पे ये सुन के तो उसकी बेटी रोने ही लग जाती है। तभी पीछे से आर्चर कहती है, हे सयन, क्या तुम मेरे साथ एग रोल्स खाना चाहोगी? ये सुन के तो इस लड़की की आंखें चमक जाती हैं। वो बिना देरी किए सीधा यहाँ से जंप लगाती है और सीधा ही आर्चर की गोद में है। इसे कहते हैं उंगली दी तो गला पकड़ना। खैर वो तो बच्ची है, वो खुशी से एंजॉय करने लगती है एग रोल्स को, और आर्चर भी बड़े प्यार से उठाती है एक एग रोल और सीधा ही सैन के मुंह में रखती है और वह बहुत ही एंजॉय करने लगती है। अबे यार, ये देख के तो मुझे भी भूख लग गई। ये देख के फैटी की वाइफ कहती है, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, फैटी भी हमें भरता है। तभी किम जॉन भी पहली बार बोलता है, प्लीज तुम दोनों भी यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ सबके लिए खाना है। किम जॉन को ये कहते हुए देख के ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए ओके कहते हैं और फिर खुशी से कहते हैं कि हम दोनों कब टूट पड़ना चाहिए। और अब क्या था, सभी लोग साथ में खाना एंजॉय करने लगते हैं और अपना एमसी सोचता है, ये तो कितना समय हो गया जब मैंने इतना अच्छे से खाना खाया हो दिन। वो खाते हुए याद करता है कि जब उसकी मम्मी उसके लिए खाना पैक करके भेजा करती थी, और वह आशा करता है कि सभी लोग अब भी ठीक हों। कुछ ही देर के बाद इनकी दावत खत्म हो जाती है। शयन अंगड़ाइयां लेते हुए कहती हैं, मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो उसकी मम्मा उसको गोदी में ले लेती हैं और अपनी दूसरी बेटी से कहती हैं, चलो अब सोने चलो। तो उसकी दूसरी बेटी भी हाँ कर देती है। देन ये लोग अब चले जाते हैं सोने और एमसी को यह सही मौका लगता है। तो एमसी भी कहता है, ठीक है, तो अब हमें उस अधूरी कन्वर्सेशन को शुरू करना चाहिए जो हमने पीछे छोड़ दी थी। तो सभी लोग ध्यान से सुनने लगते हैं और किम जॉन कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमदर का घर पास ही में होने के बावजूद तुम उस तक क्यों नहीं जा पा रहे हो? ये सुन के सभी के पसीने छूटने लग जाते हैं और बेसबॉल देखता है कि यहाँ कोई नहीं बोल रहा है तो वही कहता है, ये सब गोबलिन्स की वजह से हो रहा है। ये सुन के तो एमसी का चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले एपिसोड्स में कैसे एमसी ने गोबलिन्स की रेल बनाई थी और वो लोग ये पूरी टेरिटरी छोड़ के ही भाग गए थे। तो वो पूछता है, क्या गोबलिन्स की वजह से? तो ये लोग भी हाँ करते हैं और बेसुर बताता है कि इन गोबलिन्स को अपार्टमेंट का बेसमेंट कॉम्प्लेक्स अच्छी छुपने वाली जगह लगती है और इसीलिए उन्होंने अपार्टमेंट के बेसमेंट को अपना घर बना लिया है। तो किम जैक भी सोचता है, हम अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, और बेसोल बताता है कि हम लोगों ने उनका नंबर एस्टिमेट किया है, वहां कुछ हजारों में तो गोबलिन्स होंगे ही। ये सुन के एमसी सोच में पड़ जाता है और वो मन में कहता है कि मेरी पावर अभी बस 13वीं फ्लोर पे ही काम करती है, इसीलिए गोबलिन्स अंडरग्राउंड रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के नीचे के फ्लोर्स या बेसमेंट्स में भी आ सकते हैं। बेसबॉल यहाँ परेशानी भरा चेहरा बनाते हुए कहता है, हमने खुद देखा है, यहाँ सारे अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड वाले एंट्रेंस आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमारी यहाँ से ज्यादा आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यह कोई मॉन्स्टर हंटिंग टीम है, कहीं और से आए हैं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं है। और बेसबॉल यहाँ आसपास ही रहता था और उसी ने इन सारे लोगों को अपने खाने पे बुलाया था और उसी टाइम पे यहीं एपोक्लिप्स शुरू हो गया। तो यहाँ की जैन कहता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर आसपास में गलियां भी तो थी। यहाँ बेसबॉल कहता है, हाँ, हमारा ओरिजिनल प्लेन तो गलियों से निकलने का ही था और हमने वहां गोबलिन्स से भी बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को देखा। ये सुनकर तो एमसी के भी चिल्स निकलने लग जाते हैं, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो गोबलिन्स से भी ज्यादा खतरनाक है। तो बेसबॉल उसी मॉन्स्टर का फिगर इमेजिन करते हुए बताता है, हाँ, वो किसी बेयर या फिर वुल्फ के जैसा लग रहा था। यहाँ बस एक ही रीजन था जिसकी वजह से हम उस मॉन्स्टर से बच के निकल पाए। वो रीजन था एक गोबलिन। ये गोबलिन्स का ग्रुप उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और हम अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए हमने उस मॉन्स्टर को देखते ही वहां से दौड़ लगा दी। तो एमसी भी सोचता है, हम भालू या फिर भेड़िया? बेसवेल कहता है, वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था इसलिए हम पक्का तो नहीं देख पाए, पर वो भालू या भेड़िया ही था। फिर एमसी हाथ बांध के ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे उसे इसकी कोई चिंता ही नहीं है। वो कहता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसे हमेशा ही इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पे
बेसबॉल भी हाँ कहता है। फिर वो सर झुका के कहता है, पर हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। तो एमसी पूछता है, किस तरह की लिमिट्स? तो आर्चर बताती है, मैं बो का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे एरोस जल्दी खत्म हो जाते हैं। और ये बॉल फेंकने का इस्तेमाल करता है, इसके लिए भी फेंकने वाली चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो एमसी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, ये प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्या तुम अपनी बेसबॉल और अपने एरोस को मुझे दिखा सकते हो? यहाँ ये टीम तो यही सोच रही थी कि कैसे एमसी का ट्रस्ट हासिल किया जा सके, तो वह बिना कोई हेजिटेट किए अपना बो एंड एरोस और अपनी बेसबॉल तुरंत इसके सामने कर देते हैं। फिर किम जैन इन आइटम्स को रजिस्टर कराने के लिए शॉप को ओपन करता है और वहाँ पहले बेस्ट वर्ल्ड को रजिस्टर करता है, और देन वो बो की तरफ देखता है और बो को भी उठा के रजिस्टर करने लगता है। देन सिस्टम पे 2 नोटिफिकेशन आती हैं। पहली में लिखा था, अगर तुम्हें ये आइटम्स नई की नई चाहिए होंगी तो तुम्हें 1,55,300 वॉन्स पे करने पड़ेंगे, क्या तुम फिर भी इसको लिस्ट करना चाहते हो? तो पहले एमसी इन सबसे पूछता है, क्या तुम सब लोग बो एंड एरोस का इस्तेमाल कर सकते हो? तो ये सब लोग आंखें चुराने लग जाते हैं। वो इधर उधर देखने लग जाते हैं कि जैसे ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ एपोकैलिप्स चल रहा है, भाई कोई भी वेपन चलेगा हमारे लिए। तब कोई कुछ कहता नहीं है, बट एमसी समझ जाता है और वो बो एंड एरोस के 5 सेट्स खरीद लेता है। और वो ऐसे हाथ कर रहा था कि जैसे वो खुद ही जादू कर रहा हो, पर पीछे से वहाँ सिस्टम की लाइट आती है और यहाँ सारे बो एंड एरोस के सेट अपीयर हो जाते हैं। और अपना एमसी कहता है, भले ही तुम इनका इस्तेमाल ना कर सकते हो, पर फिर भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, क्योंकि अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। ये मैजिक देख के इस टीम के 3 लोगों का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है। पर इस बंदे का नाम तो बेयांग है, पर मैंने इसका नाम क्या रखा था वो मैं भूल गया, तो अब से इसको हम बबलू बुलाएंगे। बबलू भी ये मैजिक देख रहा था और वो सोचता है, अनबिलीवेबल, अगर हम इस बंदे के साथ काम करें तो हो सकता है कि मैं ग्रैंड माँ को बचा पाऊं। यहाँ चमगादड़ हंसते हुए कहता है, मुझे तो इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो खुद का अपना बेसबॉल बैट था ना। तो ये कहता है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बेसबॉल कहता है, फिर भी इन चीज़ों से हमारी हंटिंग स्पीड बहुत तेज़ जाएगी। तो चश्मिश भी एरोस देखते हुए कहता है, अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो एरोस को वापस लाने के लिए हमें अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उसने इसीलिए बोला क्योंकि इस टीम में बस आर्चर और बेसबॉल के ही पास सुपर पावर है, और चमगादड़ के पास शायद कोई सुपर पावर नहीं है। वो अपने बेसबॉल बैट से ही सबकी खोपड़ियां तोड़ता है। अब बचे ये चश्मिश और ये नॉर्मल लड़की, तो इन दोनों को शायद बस यही काम मिलता होगा, एरोस को वापस लेके आओ या बेसबॉल कहीं गिर गई तो उसे उठा के लाओ। तो अब सब लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो इन्हें अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। चलो तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देन अपना एमसी हाथ उठाते हुए कहता है, 1 मिनट, इससे पहले हम कुछ और करें। पहले हमें इन गोबलिन्स का कुछ करना पड़ेगा। इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, पहले हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसबल भी कहता है, हाँ ये तो सही बोला, तो बताओ कब हम हंटिंग शुरू करें? तो किम जगन भी पूरे जोश के साथ कहता है, हाँ तो ये हंट कल शुरू होगा। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इतनी जल्दी? तो अपना एमसी भी कहता है, हाँ जितनी जल्दी उतना ज़्यादा। अच्छा, वैसे तो यहाँ बेसबॉल के भी पसीने छूट रहे थे, पर वो भी कहता है, हाँ वैसे मैं तुमसे एग्री तो करता हूँ, उनके नंबर्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ते हैं। देन एमसी कहता है कि हम बबलू की ग्रैंड मदर को भी कल ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरली बबलू भी बहुत खुश हो जाता है, पर यहाँ बेसबॉल कन्फ्यूज़न में पूछता है, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? तो हमेशा की तरह एमसी एक किलर स्माइल लेता है और वो कहता है, हम यहाँ चारा डाल के ये करेंगे। ये सुन के पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है और यहाँ सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं। आर्चर कहती है, वैसे ही काम कर सकता है। पर यहाँ चश्मिश को पसीने आ रहे थे। वो कहता है, ये तभी काम करेगा जब सारी चीज़ें स्मूथली जाएंगी, ये लोग सोच रहे थे। पर तभी यहाँ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है कि फैटी को जो तुमने क्वेस्ट दी थी इन सबको खाना खिलाने की, वो उसने कंप्लीट कर ली है और रिवॉर्ड में उसे 30,000 वॉन्स दिए जा रहे हैं। किम जैंग इससे कंफ्यूज जाता है और वो सोचता है, क्या पैसे देने ज़रूरी है क्या? फिर वो थोड़ा सोचता है और वह समझ जाता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं क्वेस्ट दे के अपने सिटीजन्स का लेवल बढ़ा सकता हूँ। फिर वो हाथ बांध के सोचने लग जाता है, जब तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े मैं तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और वह सोच रहा था कि ये किसी तरीके का बग है जो मैं पैसों से लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब ये बग है कि नहीं, वो फ्यूचर में अभी पता चल जाएगा। और एक और नोटिफिकेशन आती है कि फैटी का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो गया है। अब उसका ट्रस्ट लेवल 50 तक पहुंच चुका है, तो उसके लिए लॉयल्टी भी अनलॉक हो गई है।
उसका लॉयल्टी लेवल भी 30 है। अब इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ट्रस्ट लेवल अलग है। ट्रस्ट लेवल मतलब कि भरोसा, और लॉयल्टी लेवल अलग है। लॉयल्टी मतलब कि वफादारी। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि फैटी ने वेसल बनने की पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है। फिर हमें फैटी की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहां पर उसका ट्रस्ट 51 था और लॉयल्टी 62 लेवल पर पहुंच चुकी थी, और उसके पास अभी कोई अवेकेंट पावर नहीं थी और बाकी स्टेट नॉर्मल थे। और एमसी ने तो पिछले चैप्टर्स में ही सोच लिया था कि जब फैटी का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो इसको वेसल बनाएगा। इसीलिए वो मन ही मन में सिस्टम को कमांड देता है कि फैटी को वेसल के तौर पर रजिस्टर कर दो। जैसे ही एमसी कमांड देता है, फैटी को कुछ अजीब सा ही फील होने लग जाता है। इससे वो बहुत हैरान हो जाता है। इसे फील करते हुए वो कहता है, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। और यहाँ एमसी के पास नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुम्हारा पहला वेसल रजिस्टर हो चुका है। तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक वेसल को अपने पास समन करने की स्किल दी जाती है। फिर हमें इस वेसल सुमनिंग की स्किल के बारे में बताया जाता है कि कहीं भी कोई भी वेसल हो तो उसको अपने घर पे सुमन किया जा सकता है, पर एक बार उस वेसल को समन करने के बाद दोबारा उसको 2 घंटे में समन नहीं किया जा सकता। फिर फैटी की स्टेटस विंडो दोबारा दिखाई जाती है जहां पर फैटी का लेवल अब 9 से सीधा 20 हो चुका है और उस लेवल के आगे प्लस का साइन भी आ रहा है। उसके टाइटल में फर्स्ट सर्वेंट लिखा हुआ आ रहा है और उसने एक एबिलिटी को भी अवेकन कर लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला। यह सी रैंक की स्किल है। ये एक पासिव स्किल है, मतलब ये स्किल फैटी के लिए हमेशा ही एक्टिवेट रहेगी। इस स्किल के अकॉर्डिंग फैटी के पास अब गोरिल्ला जितनी ताकत आ गई है, और हमें फर्स्ट सर्वेंट के टाइटल के इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि यह वेसल जितने भी लोगों को हंटिंग करेगा उसका एक्सपीरियंस और गोल्ड जितना भी होगा वो डबल हो जाएगा। और अगर वो वेसल हाउस के 5 मीटर के दायरे में है तो तुम उसके ऊपर अल्टीमेट आइस नामक स्किल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्किल तुमने देखी होगी, इसी की हेल्प से वो अपने घर में चारों तरफ कहीं पे भी देख सकता है। यहाँ एमसी देखता है कि यहाँ लेवल इसका 20 हो गया है, पर इस लेवल के बगल में प्लस का आइकॉन किसका है? वो इसके ऊपर क्लिक करता है। वहां पे लिखा आ रहा था, क्या तुम अपने वेसल का लेवल इंक्रीज करना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें 10 लाख वन लगेंगे। ये देख के तो एमसी की फटके 64 हो जाती है। क्या 1 करोड़ वन बस लेवल इंक्रीज करने के लिए? ये देख के तो एमसी भी अपना सर पकड़ लेता है। फैटी की वाइफ पूछती है, हाँ कुछ हुआ है क्या? तो एमसी कहता है, हाँ कुछ नहीं। फिर वो फैटी की तरफ देखता है और वो कहता है, हे तुम्हें कैसा लग रहा है? तो फैटी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ ओवरफ्लो कर रही है। क्या तुमने यह सब किया है? क्या यहां हमें दिखा रहे उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा सा निकल रहा है अपना? एमसी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फैटी इस ताकत को फील करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 साल जवान हो गया हूं। तो एमसी एक प्यारी सी स्माइल लेता है और ये देख के तो तुम भी समझ गए हो कि फैटी के साथ कुछ तो होने वाला है। फिर एमसी एक बोट उठा के फैटी की तरफ करता है और कहता है, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसी टीम के साथ मिशन पे जाओ। ये देख के तो फैटी की वाइफ के भी फट जाती है और कहती है, क्या माफ करना। फिर एमसी फैटी को बाऊ और आरो पकड़ाते हुए सोचता है कि सिटीजन्स को एडिशनल 10% एक्सपीरियंस का बोनस मिलता है और वेसल्स को सीधा डबल एक्सपीरियंस मिलता है और पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। यहाँ फैटी तो इसके बारे में सोचते ही बहुत ज्यादा घबरा रहा था, पर एमसी कहता है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना। हाँ तो फैटी भी कांपती आवाज में कहता है, ठीक है। बेचारे के पास ऑर्डर मानने के अलावा कोई और चॉइस भी तो नहीं है। पर यहां अपना बेदर्द एमसी स्माइल लेता है और वो कहता है, अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं और अब मिशन शुरू हो चुका है। ये पूरी टीम अपने अपने हथियार लेके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है। फिर बैट आसपास के हाल देखते हुए बेसबॉल से कहता है, क्या हमें सच में फर्स्ट फ्लोर को चेक करने की जरूरत भी है? क्या यहाँ के हाल तो कितने बेहाल हो रखे हैं, सारी खिड़कियां वड़कियां भी टूटी पड़ी हैं। तो बेसबॉल कहता है, फिर भी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। क्या तुमने किम जॉन की बात नहीं सुनी थी? उसने कहा था कि हम यहाँ रेस्क्यू टीम बन के आए हैं और हमें पता चलता है यह है किम जॉन के द्वारा दिया गया इन लोगों का पहला मिशन। इन्हें यहाँ के बचे हुए जो सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना है और 13वीं मंजिल तक पहुंचाना है। फिर बेसबॉल इस मिशन का सार सभी लोगों को बताता है कि हमें लार्ज नंबर ऑफ गॉब्लिन्स को इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट करना है और फिर उनको मारना है।
और ज़्यादा से ज़्यादा गॉब्लिन्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवर्स को ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, ये तो बैटमैन भी फुल कॉन्फिडेंस में टीम को लीड करते हुए कहता है, ऑल राइट आई नो, सब कुछ पता है। मुझे तो बेसबॉल भी चिल्लाते हुए इन लोगों को शाबाशी देता है और वह कहता है, चलो 1001 इकाई से शुरू करते हैं। हमें यह पता नहीं होगा कि गॉब्लिन कहाँ से उछल के आ जाएंगे, तो हमेशा तैयार रहना। फिर हमें 1001 और 102 के सीन्स दिखाते हैं और ये लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और वहाँ से ही इन दोनों यूनिट्स में सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं। पहले बेसबॉल टीम को दिखाते हैं जो कि पूरे अलर्टनेस के साथ आगे बढ़ रही थी। बेसबॉल भी अपने बॉल को तैयार करके बैठा था। आर्चर कुछ देख के बहुत हैरान हो जाती है। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। ये बहुत घबराए हुए लग रहे थे और सामने हमें दिखाते हैं, सामने ही कुछ खून से सनी हुई लाशें पड़ी हुई थीं, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि गॉब्लिन्स ने बिल्कुल चीर फाड़ करके जो उन्हें अच्छा लगा वो खा लिया और बाकी सब ऐसे ही फेंक दिया है। ये सब देख के बेसबॉल भी गुस्से के मारे अपने दांत पीसने लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता और वो पीछे तरफ मुड़ जाता है और कहता है, चलो पीछे। फिर हमें बैटमैन की तरफ का सीन दिखाते हैं। वह भी गुस्से के मारे अपने डंडे को इतनी जोर से पकड़ता है कि उसके हाथ की नसें भी बाहर आने लगती हैं, क्योंकि उसके सामने भी बिल्कुल बेसबॉल की तरफ जैसा ही सीन था। कुछ देर के बाद दोनों टीम्स मिलने लग जाती हैं और बैट का लटका हुआ चेहरा देख के बेसबॉल समझ जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पे उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर वो कहता है, चलो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। फिर ये लोग सीढ़ियों के रास्ते सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। यहाँ का सीन थोड़ा अलग था। रूम्स की वजह यहाँ लाशें कॉरिडोर्स में ही पड़ी हुई थीं। ये देख के इन लोगों को भी घिन आने लगती है और ये भी कहते हैं, अरे नहीं यार, चलो थर्ड फ्लोर पे ही चलते हैं। फिर ये लोग सीढ़ियों के सहारे थर्ड फ्लोर पे आते हैं और अब इन लोगों के पास कोई पेशेंस नहीं बचा था, तो ये 2-2 के ग्रुप्स में बढ़ते हैं और सीधे दरवाजों पे खटखटाने लगते हैं। बेसबॉल, आर्चर, बैट फैटी, सारे लोग ही गेट्स पे खटखटाने लगते हैं, पर उनको कोई नहीं मिलता और थोड़ी देर में सारे लोग अपना मुंह लटका के आ जाते हैं। और अब तो बेसबॉल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया तो किया क्या जाए। वो फ्रस्ट्रेशन के मारे अपने दांत पीसते हुए कहता है, चलो ऊपर चलते हैं। फिर से ये लोग सीढ़ियों से फोर्थ फ्लोर पे आते हैं और हमेशा की तरह बेसबॉल दरवाजों पे खटखटाने लगता है, पर इस बार रिस्पॉन्स थोड़ा अलग था। दरवाजे पे किसी की आहट होती है और एक कुपोषित जैसा दिखने वाला इंसान, जिसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि इसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है, और इसकी आवाज से पता चल रहा था कि अगर आज इसे कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो कल के दिन इसका टिकट जरूर कट जाएगा। यह थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए अपनी कांपती हुई नम आवाज में कहता है, क्या तुम सच में कोई रेस्क्यू टीम हो? इसे देख के बेसबॉल बहुत खुश लग रहा था और वह खुशी से कहता है, हाँ हम रेस्क्यू टीम हैं। तो ये कहता है, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। तो देरी क्या थी, रिसोर्सेज का एक थैला। तो ये लोग अपने साथ ही लेके घूम रहे थे। बेसबॉल फटाफट से उसमें से एक बॉटल निकालता है और इसकी तरफ बढ़ा देता है, और इस बार हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे और ये सर्वाइवर हैरानी से फटाफट उससे बॉटल लेता है और वो कहता है, क्या सच में तुम कोई रेस्क्यू टीम हो और ये तुम हमें दे रहे हो? अब इस सर्वाइवर की आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे बस पहले ये कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा था, पर इससे बेसबॉल बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो कहता है, एक्चुअली में हम इसी अपार्टमेंट के रहने वाले हैं और हम यहाँ सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए आए हैं और उन्हीं को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमने एक सेफ प्लेस बनवाई है, चलो हम साथ में चलते हैं। ये सुन के ये इंसान पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर एकदम से दरवाजे को बंद कर देता है, पर यहाँ पे किसी की कोई आवाज नहीं आती। फिर थोड़ी देर में ये पर्सन फिर से दरवाजा पूरा खोलता है, जहां इसके पीछे हम इसके बेटे और बेटी को भी देख पाते हैं। पहले तो कोई कुछ नहीं कहता और फिर यह सर्वाइवर इन पे शक करने के लिए माफी मांगता है। फिर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरा नाम हंग जंगसू है और मैं अब तुम पे भरोसा कर रहा हूं। फिर ये हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। बेसबॉल इसकी तरफ देखता है और फटाक से हाथ मिलाता है। फिर वो खुद को भी इंट्रोड्यूस करता है, हाँ मेरा नाम हार्डकोर डंजोंगंग है और आई होप कि हम लोग साथ में घुल मिल के रह पाएंगे। फिर ये पीछे खड़ी लड़कियों को भी इंट्रोड्यूस करता है और वह इन लड़कियों से कहता है कि इन लोगों को 13वीं मंजिल तक लेके जाओ। तो ये लड़कियां तो हाँ कर देती हैं, पर यह सर्वाइवर इससे कंफ्यूज जाता है। वो कहता है, क्या हम अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाने वाले 13वें फ्लोर पे क्यों? पर तभी उसका बेटा अंगड़ाइयां मारते हुए बाहर आता है और उसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसे इस मॉन्स्टर की कुछ पड़ी नहीं है, जैसे कि बाहर कोई अपोकलिप्स चल ही नहीं रहा है। वह बाहर निकलता है और वह कहता है, हाँ
अब मुझे थोड़ा जिंदा फील हो रहा है। फिर वो अपने पापा से कहता है, मैंने नहीं कहा था कि कुछ लोग जरूर हमें रेस्क्यू करने के लिए आएंगे, जरूर इनके पास ऊपर एक हेलीकॉप्टर होगा। पर आर्चर तुरंत इसकी उम्मीदों में पानी फेरती हुई कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर अगर तुम लोग ऊपर चलोगे तो तुम लोग शावर लेके अच्छा गर्मा गर्म खाना ले पाओगे। शावर को सुनकर तो उसकी लड़की भी चमचमाती हुई आंखें लेके बाहर आ जाती है और वो कहती है, क्या सच में शावर ले पाएंगे? हम तो ये आर्चर भी खुशी से बताती है, सिर्फ नॉर्मल शावर नहीं, वार्म शावर, ये सोने पे सुहागा। डील सुन के तो ये लड़की तुरंत ही इनकी तरफ दौड़ लगा देती है और बिना कुछ सोचे समझे इनकी साइड आ जाती है। फिर वो अपने पापा से कहती है, पापा टाइम वेस्ट करना बंद करो, तो चलो ऊपर चलते हैं। ये देख के तो उनका पापा भी कंफ्यूज जाता है और वो कहता है, सीरियसली तुम लोग? हाँ ठीक है। फिर यही करते करते अपना सीन चेंज होता है और अपने एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे सिटीजन्स का नंबर 40 हो चुका है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे सिटीजन्स जो एक्सपीरियंस और गोल्ड कमाएंगे वो 90% तक इंक्रीज हो जाएगा। और एमसी सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है, इसी के साथ मेरे पास 40 सिटीजन्स हो गए हैं। और वो हमें बताता है कि मैंने बुजुर्गों और बच्चों को फैटी के घर पे ही रुकवा दिया है और बाकी सब अभी के लिए तो कॉरिडोर में ही रह रहे हैं। फिर बेसबॉल एमसी के पास आता है और वो इसे बताता है कि यहाँ पूरे 40 लोग हैं और हमें इस पूरी इमारत में बस 40 ही मिले हैं। तो एमसी पूछता है, क्या पूरी इमारत में बस इतने ही हैं? तो बेसबॉल हाँ करता है और वो बताता है, हमने 29वीं मंजिल तक सब कुछ चेक कर लिया है और हमें बस इतने ही मिले हैं। ऐसा लगता है कि बस कुछ ही लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े। तो एमसी के काम की तारीफ करता है और फिर वह आंखें बंद करते हुए हमें बताता है, फैटी का घर अभी से ही पूरा भर चुका है, अभी के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। और वो आंखें बंद करके अल्टीमेट आईज का इस्तेमाल करके इस यहाँ की पूरी सिचुएशन को चेक करने लगता है और हमेशा की तरह यहाँ चारों तरफ ब्लैक और वाइट हो जाता है और एक अजीब सी आंख ओपन होती है। यहाँ एमसी देख पा रहा था कि बाबलू लोगों की मदद कर रहा था और फैटी और चश्मा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, मतलब कि लाइटिंग वायरिंग लगा रहे थे, वायर्स। यहाँ लड़कियां भी इन दोनों की मदद कर रही थीं और बेसबॉल और बैटमैन दोनों ही टैंक उठा के ऊपर ला रहे थे सीढ़ियों से। फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है और फिर वो बेसबॉल के पास आता है और वह कहता है, चलो ठीक है। फिर वो अपनी कूल स्माइल देते हुए कहता है, चलो अब अपने मिशन के सेकंड स्टेज को शुरू करते हैं। और इसी के साथ अपना सीन चेंज होता है और अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम अब हंट पे निकल चुकी है। यहाँ बेसबॉल इस सबको अटेंशन करता है और वो कहता है, बेसबॉल कहता है कि मैं तुम लोगों को सब कुछ मिशन का ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। अपना गोल होने वाला है गॉब्लिन्स को अंडरग्राउंड छुपने वाली जगह से बाहर निकालना। पहले ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो हम पहले भी एक से शुरू करेंगे। हम वहाँ के गोब्लिन को बाहर लाके उनको आराम से मारेंगे और फिर उसके बाद हम B2 पे चलेंगे और फिर वहाँ के बचे कुचे गॉब्लिन को सीधा ही मार देंगे। चश्मा हाथ उठा के एक सवाल पूछता है, क्या हुआ? अगर जितना हमने सोचा है वहां पर उससे भी बहुत ज्यादा गॉब्लिन्स हुए तो अगर ऐसा हुआ तो हम तो फर्स्ट फ्लोर पे ही फंसे रह जाएंगे। और क्या होगा अगर हम गोब्लिन्स की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे कुछ हो गया? तो यहाँ चश्मा शक्ल से ही बहुत परेशान लग रहा है। पर यह आर्चर इससे खुशी से कहती है, चिंता मत कर उन सबको, तुम्हें अकेले ही खुद से मार दूंगी। बेसबॉल भी कहता है, हाँ यह पिछली बार की तरह नहीं है, अब हमारे पास बहुत ज्यादा एरोज हैं। तो यह चश्मा भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वेल अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट होते हो। पर तभी यहां पीछे से एक गॉब्लिन की आवाज आती है। ये लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पर 3 गॉब्लिन्स इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये खून के प्यासे गॉब्लिन्स इनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर आर्चर यहां बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। वो सीधे ही 1 सेकंड में 2 एरोज को शूट करती है और पीछे खड़े दोनों गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। और सामने वाला गॉब्लिन एक फाइटिंग स्टैंस में जाता है, जैसे कि वो एक ही झटके में इन सबको मारने वाला है। पर तभी यहां बिजली की रफ्तार से बैटमैन आता है और एक ही डंडे में इसका खोपड़ी ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ खूनम खून हो जाता है। और अब यह जीत की खुशी में सीधे बल्क एक्शन में खड़े होते हैं। इसके एक्शन में भंग डालने के लिए पीछे से चश्मा आता है और वो कहता है, हे तुम बैट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो किम जेम्स? तुमने कहा था कि तुम्हें बो और एरोज की जरूरत है। तो इसे भी एकदम से याद आता है और वो कहता है, अरे हां तुम तो सही कह रहे हो। पर तभी यहां पे आर्चर इसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, हे वहां पर देखो। तो ये लोग भी गॉब्लिन्स की तरफ देखते हैं। उनकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो रही है
अपनी आंखों के सामने इन गॉब्लिन्स को ऐसे गायब होता देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर बबल सोचता है क्या ये जे उनकी एबिलिटी है। तो बेसबॉल एक स्माइल के साथ कहता है चलो अब रास्ता क्लियर हो गया है तो अब नीचे B1 में चलते हैं। तो बबल भी एक स्माइल के साथ आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है मुझे पता ही था कि जयान के पास ज़रूर कोई सेशन होगा ही। और दूसरी तरफ एक नोटिफिकेशन आती है कि बेसबॉल आर्चर और बैट का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो गया है। और यहाँ MC को दिखाते हैं, वो तो मज़े में एकदम चिल मार रहा था। उसके सामने बहुत सारे सिटीजन्स के जुड़ने की नोटिफिकेशंस आ रही थी और वो सोचता है कितनी अच्छी टाइमिंग है। वो आराम से पानी पी रहा था पर तभी 2 और नोटिफिकेशंस आती हैं जहाँ पर बताया गया था कि बबल के ट्रस्ट लेवल 50 हो गए। उसने लॉयल्टी को अनलॉक कर लिया है और लॉयल्टी अनलॉक करते ही उसकी लॉयल्टी 30 पार हो चुकी है। और बबल ने एक वेसल बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। और अपना MC भी ये देख के कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है क्या बेसिक्स से तो बस कुछ घंटे ही लगे। फिर वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, जितने ज़्यादा वेसल्स होंगे उतनी ही तेज़ी से हम ग्रो करने लगेंगे। इधर वो थोड़ा सोचता है, फिर वो बबल का स्टेटस ओपन करता है जहाँ पर उसमें दिखाया गया था कि उसकी लॉयल्टी 88 थी। शुरुआत में बताया गया था कि उसकी लॉयल्टी 30 पार हो गई है, पर रियलिटी में तो उसकी लॉयल्टी 80 से भी पार है। पर 30 बस उसकी लिमिट थी वेसल बनने की, इसीलिए उसने 30 बताया था। यह देख के अपना MC बहुत हैरान हो गया था कि उसकी लॉयल्टी 88 है। फिर वो थोड़ा शांत होते हुए कहता है हाँ, ऐसा थोड़ी है कि अब ये कोई बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो पूरी खुशी के साथ सिस्टम की तरफ उंगली करता है और वो कहता है इसी के साथ मैं कंफर्म करता हूँ कि ये भी मेरा वेसल बनेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर मॉन्स्टर हंटिंग टीम पे जाता है। ये लोग अब B1F में आ चुके हैं और यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि यहाँ सभी लोग पूरी अपना अपना टैलेंट दिखाते हुए सब लोग मारे ही जा रहे हैं। सारे बो एंड एरोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बैटमैन अब भी बैट का इस्तेमाल कर रहा है। तभी कुछ अनपेक्षित होता है। जंग के मैदान में बीचों बीच बबल एकदम से चमकने लगता है। उसके अंदर अजीब सी बिजली दौड़ने लगती है। उसकी टीम भी हैरान परेशान होते हुए पीछे देखती है और वो पूछती है हे क्या चल रहा है तेरे साथ। पर यहाँ पर गॉब्लिन्स बहुत समय से अंधेरे में उन्होंने लाइट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, तो इतनी ज़्यादा लाइट की वजह से इसकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। सारे गॉब्लिन्स अपनी आंखें बंद करने लगते हैं, पर तभी इस उजाले में देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इतने ही गॉब्लिन्स नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झुंड है, दर्जनों की मात्रा में। यहाँ गॉब्लिन्स सीधे खड़े हुए हैं। तो बेसबॉल भी ये सब नोटिस कर लेता है और वो कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग जल्दी पीछे भागो। इतना सुनते ही सभी लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं और बेसबॉल और आर्चर थोड़ा टाइम निकालने के लिए इनसे फाइट करने लगते हैं। और इतने फाइट करने की वजह से अब इनके निशाने बिल्कुल ही अचूक हो गए थे। सारे निशाने सीधे इनके हेड पे लग रहे थे, पर इससे आर्चर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि एक गॉब्लिन मरा था और 3 उसके पीछे से आते जा रहे थे। एकदम से वह अपना किसी स्किल का इस्तेमाल करती है और एक साथ 3-4 एरोज को शूट कर देती है। पर उसके मरने के बावजूद उनके पीछे से गॉब्लिन्स आते ही जा रहे थे और एकदम से देखते ही देखते इनका पूरा झुंड इनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी ये लोग भी मौका देखते हैं और सीधे ही भागने की कोशिश करने लगते हैं। बबल भी इनको चिल्लाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बेसबॉल भी भागते भागते चिल्लाता है इसकी भैंस की पूंछ में आग लगी, मुझे नहीं लगा था कि हम इतने ज़्यादा गॉब्लिन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। बैटर भी भागते भागते चिल्लाता है ऐसा लग रहा है कि B2 के गॉब्लिन सिर्फ B1 पे आ गए हैं। तभी अर्चर तुरंत चिल्लाती है कि जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागो। तो सारे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और धीरे धीरे करके सारे लोग ही आने लगते हैं। यहाँ चैशमिश से इनकी मदद कर रहा था, पर तभी यहाँ बेसबॉल पीछे मुड़ता है और एकदम से गेट लगाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर हो जाती है। गॉब्लिन्स अब इन तक पहुंच गए थे और वो गेट को लगने नहीं देते। वो अपने हाथ पैरों से इनको रोकने लगते हैं, पर तभी यहाँ पीछे से 2 और लोग आते हैं और गेट को लगाने लगते हैं। पर तभी यहाँ गॉब्लिन एकदम से चीख लगाता है। इसकी आवाज़ सुन के सारे गॉब्लिन्स अपने हाथ पैर सर बस इस छोटे से गैप में ही घुसाने लगते हैं, जिससे ये लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बेसबॉल चिल्लाता है लगे रहो जल्दी से, हमें 1st फ्लोर तक पहुंचना है। पर तभी कोई चश्मिश को धक्का देकर साइड कर देता है। इससे ये दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाते हैं यह फैटी था जिसने अपनी C रैंक गोरिल्ला स्किल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी उसके पीछे। जॉइंट गोरिल्ला की फिगर आ गई थी और फैटी अपने हाथ को आगे करता है। एक जॉइंट गोरिल्ला का हाथ भी आगे बढ़ने लगता है और सीधे ही उस गेट को बंद करने लगता है। वहां पीछे सब लोग फैटी के लिए परेशान होने लगते हैं, पर फैटी कहता है
जल्दी सब लोग ऊपर जाओ, फैटी की पावर भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। उसके पीछे से गोरिल्ला धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और उसके चेहरे से पानी की तरह पसीने टपकने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा हाँफने लगता है। फैटी अपनी बची खुची सारी पावर का इस्तेमाल करता है और वो मन में ठान लेता है, मुझे इनको रोकना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें यहीं पे ही रोक के रखूंगा। तो ये पीछे से बेसबॉल चिल्लाता है, मिस्टर चॉय, अब हम लोग सब ठीक हैं, जल्दी तुम भी ऊपर आ जाओ। तो फैटी भी अपनी ओवर थिंकिंग बंद करता है और पीछे मुड़ के सीधे ही भागने लगता है। पर हर बार भागते में वो सीधे ढंग से भाग नहीं पाता और उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं के वहीं गिरने लगता है। जैसे ही फैटी नीचे गिरता है, पीछे से गॉब्लिन्स भी दरवाजा खोल के इसी की तरफ आने लगते हैं। उसकी पूरी टीम पीछे से इसको आवाज लगाती रह जाती है। ये देख के फैटी भी समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी तो नहीं उठ पाएगा। तो वो सीधे ही पीछे की तरफ मुड़ता है और वो इन लोगों की तरफ जोर से चिल्लाता है, तुम लोग जल्दी मेरे बिना ही भाग जाओ। ये सीन देख के बेसबॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके चेहरे से भी नॉन स्टॉप पसीने टपक रहा था। वह भी अब हार मान चुका था। और तभी उसके बगल से बैटमैन फ्लैश की स्पीड से निकलता है और सीधा ही जाके गॉब्लिन का सर फोड़ देता है। फिर बैटमैन फैटी की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो कहता है, जल्दी ऊपर आओ। फैटी भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तभी यहां पीछे से बहुत सारे गॉब्लिन्स भी इसकी तरफ ही आ रहे थे। ये गॉब्लिन्स भी चीखते चिल्लाते फैटी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और एक तो यह सीधा उसका पैर ही पकड़ लेता है। पर तभी हमें दिखाता है कि फैटी तो एकदम से वहां से गायब ही हो जाता है जहां कुछ टाइम पहले फैटी था। अब बस उसकी जगह पे थोड़ा डार्क ओरा ही रह जाता है। फैटी को अपने सामने से गायब हुआ देख के ही बैटमैन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर अब फैटी के बाद इसका नंबर लगने वाला था। गॉब्लिन ने तुरंत ही अपना टारगेट बदल के इसको अपना टारगेट बना लिया था। इसे देख के तो इसकी भी फट जाती है। पर ऐसे टाइम पे भी वो कांपती हुई आवाज में फैटी को बुलाने की कोशिश करता है, पर आता है एक गॉब्लिन। वो तुरंत ही इसके ऊपर झपट्टा मार के इसे खाने की कोशिश करता है, पर एक एरो तुरंत ही आता है और इसको आर पार करके दूर फेंक देता है। और यह एरो इसकी टीम ने चिल्लाया था। ये तीनों ही लोग अब इसको बैकअप दे रहे थे और बेसबॉल जोर से चिल्लाता है, जल्दी करो और ऊपर आ। तो बैट भी हड़बड़ाहट में भागते हुए ऊपर आने लगता है और इसके पीछे गॉब्लिन्स का पूरा झुंड पड़ा हुआ था। बेसबॉल ऊपर से इसको एनकरेज करने लगता है। वो कहता है, डस्क जल्दी ऊपर आ, तू कर सकता है, जल्दी ऊपर आ। यहाँ बेसबॉल और आर्चर पूरी ताकत से ही मेक श्योर करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी गॉब्लिन उस तक ना पहुंच पाए। और अब इन लोगों में बस थोड़ी सी ही दूरी बची है और ये गॉब्लिन्स भी फुल स्पीड में इन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। और अब हमारे नए चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पर हमें चांदनी रात में एमसी की यही गगनचुंबी बिल्डिंग को दिखाते हैं और यही हमारा सीन एक खतरनाक से मॉन्स्टर पे आता है जिसकी चमकती हुई आंखों से एक अजीब सी लाइट निकल रही थी और वो गॉब्लिन्स को मारते हुए ही कहता है, मार दूंगा मुझे, और मारना है और भी ज्यादा। यह खतरनाक सा मॉन्स्टर गॉब्लिन्स को खा ही रहा था, पर तभी इसे पीछे से गॉब्लिन्स की ओर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। यह खतरनाक लुक के साथ पीछे देखता है तो यह अपने एमसी की बिल्डिंग थी जहां पर ऊपर लाइट जल रही थी, जो देख के यह अपनी खतरनाक लाल जलती हुई आंखों के साथ एक डरावनी आवाज में कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर हमारा सीन एमसी के पास आता है जहां पर एक पोर्टल के थ्रू फैटी एक चीख लगाते हुए फ्लोर पर गिरता है। यहां किम जायान एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, हां तुम बस मरने ही वाले थे। यहां फैटी अपना चश्मा संभालते हुए जैसे तैसे करके ऊपर उठने लगता है और वो ऊपर देखता है कि आखिर मैं हूं कहां, यहां हुआ क्या था। ये सामने ही जे को देखता है जो कि इसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। ये कहता है, कंफ्यूजन में क्या जंग, तुम यहां कैसे यहां। एमसी एक स्माइल के साथ हमें बताता है कि मैं अपनी अल्टीमेट आइज की हेल्प से कंटिन्यूअसली सिचुएशन को देख रहा था इन केस कुछ गलत ना हो जाए, और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी वेसल समनिंग स्किल काम आई। फिर हमें यहाँ फैटी को दिखाते हैं जो कि दर्द के मारे कराह रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और ये वही वाला पैर है जहां पर गॉब्लिन ने टेलीपोर्ट होने से पहले पकड़ लिया था, तो जरूर उसका पंजा वाला हिस्सा लग गया होगा। पर अभी फैटी इस दर्द को इग्नोर करके यह पूछता है कि आखिर मैं यहां कब कैसे आया है। पर एमसी कहता है, इसको छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो फैटी अपने घाव को ही देखते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये छोटा सा घाव है, इससे मैं जल्दी ही रिकवर कर जाऊंगा। ये देख के एमसी पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर वो कहता है, अरे नहीं, मुझे पहले ही मेडिकल सप्लाईज को भी शॉप में लिस्ट कर देना चाहिए था। फिर एमसी घर में अंदर जाने लग जाता है और वो इससे कहता है कि तुम यहीं पे ही 1 मिनट इंतजार करो,
इससे तो फैटी की फट जाती है और वो कहता है नहीं नहीं, कोई ज़ॉम्बीज़ ने थॉडी काटा है, वो तो गॉब्लिन्स का थोड़ा बहुत पंजा लग गया होगा। पर एमसी फैटी को इग्नोर करता है और अंदर फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन करता है और वह कहता है कि मेडिसिन ऐसे टाइम में बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ की तरह है। और फिर वो याद करता है अपने पास्ट सीन को, जहाँ पर उसकी बहन उसको मेडिसिन लगा रही होती है और उसे बहुत नॉस्टैल्जिक और थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि अब उसकी सिस्टर उसके साथ नहीं है। फिर वो इसको इग्नोर करता है और सारी मेडिसिन को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है अरे ये सब छोड़ो, मेरे पास तो बस स्टोर करने के लिए 40 आइटम्स की जगह है। मैं इतने सबको आइटम्स को लिस्ट नहीं कर सकता, पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सारी मेडिसिन को फर्स्ट एड बॉक्स में रखने लग जाता है और पूरा फर्स्ट एड बॉक्स को ही लिस्ट कर देता है। इसमें सारी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं और यहाँ पर सिस्टम भी कह देता है कि तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स रजिस्टर हो चुका है और ये होगा 7331 के लिए। फिर एएमसी सिस्टम से एक फर्स्ट एड बॉक्स को लेता है और सीधे ही फैटी के सामने रख देता है, जिससे फैटी भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर एमसी अपने घुटने पे आते हुए पूछता है कि ठीक है, प्लीज़ मुझे अपनी इंजरीज को दिखाओ। फिर ये फैटी भी अपने लेग को ऊपर करता है और वो कहता है हाँ वैसे तो मैं ठीक हूँ ज़्यादा, ये मेडिसिन को वेस्ट मत करना। पर एमसी इसकी बकवास को इग्नोर करते हुए एक चिमटी से कॉटन लेता है और वो कहता है कि पहले मैं इस वाउंड को डिसइंफेक्ट करूँगा, तो इसमें थोड़ा दर्द होगा क्योंकि दवाइयाँ वही लगेंगी तो डिसइंफेक्शन में दर्द होता है। तो ये कहता है हाँ ठीक है, मैं सह लूँगा। फिर एमसी तो बस कॉटन से खून को ही पोंछ रहा था, बस इतने में ही फैटी की चीख निकलने लग जाती है। फिर हमारा सीन 2 मिनट के बाद पे आ जाता है, जहाँ पर 2 नोटिफिकेशंस आती हैं कि फैटी का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ हुआ है और उसकी लॉयल्टी भी इंक्रीज़ हो गई है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एमसी ने उसके वूंड पर सब कुछ ठीक करवा दिया है, मतलब कि बैंडेज लगा दी है। और यहाँ फैटी भी इसको थैंक यू करता है। पर यहाँ एमसी तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वह मेडिसिन बॉक्स को बंद करते हुए सोच रहा था कि पता नहीं बाकी लोग कैसे लड़ाई कर रहे होंगे। फिर वह खड़ा होता है और वह फैटी से कह के जाता है कि तुम यहीं पे इंतज़ार करो क्योंकि मैं देख के आता हूँ, मुझे एक काम है। तो फैटी भी एकदम समझदार बच्चे की तरह हाँ कर देता है और एमसी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है चलो अब देखते हैं कि नीचे के फ्लोर्स पे कैसा हाल चल रहा है। देन वो अपनी अल्टीमेट आइज़ का इस्तेमाल करता है और उसकी आंखों की कलर फिर से बदल जाता है और एक नोटिफिकेशन आती है हमेशा की तरह कि अल्टीमेट आइज़ एक्टिवेट हो गई है। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर फिर हमारा सीन सीधा ही नीचे आ जाता है बेसमेंट के ऊपर, जहाँ पर आर्चर अपने एरर्स को शूट करके एक ही एक शॉट में गोबलिन्स को उड़ाई जा रही है। और ये बैटन अभी भागे ही जा रहा है भाई। उधर किमन ने फर्स्ट एड बॉक्स में सारी मेडिसिन निकाली, उनको वापस से रखा, उसको लिस्ट भी किया और उसमें से मेडिसिन का एक और बॉक्स भी लेके आया, पट्टी वट्टी भी की। उसके बाद उसने अल्टीमेट आइज़ को ओपन किया और इसके बाद भी ये यहाँ पर अभी भाग ही जा रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ ये जो इंडियन टीवी सीरियल से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, ये मानवा मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ बाहर की भले ही है, पर ये इंडियन टीवी सीरियल से इंस्पायर्ड है। तो चलो इंडियन ड्रामेबाजी में एक्सप्लेन करता हूँ। बैटमैन के दोस्त बेस्ट बॉल और चश्मिश अपने अपने आर्चरी बो को लेके शूटिंग किए जा रहे हैं, ठुचुक ठुचुक ठुचुक। और यहाँ पर ये अपनी चीख लगाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे गोबिन्स पड़े हुए हैं, ठुचुक ठुचुक ठुचुक। और ये बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों के एरो से भी बचते बचाते ऊपर चढ़ता जा रहा है और ये पागल सठियाए गए गोबलिन से चमगादार का पैर भी नहीं पकड़ा जा रहा है। ठुचुक ठुचुक बस ठीक है ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अभी इससे पहले तुम कमेंट्स में गालियां दो, मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करता हूं। और यहाँ बड़ी मुश्किल से अपने दांत पीसते हुए ऊपर चढ़ने लग जाता है और एकदम से 2 गोबलिश छलांग लगा के इसकी तरफ ही बढ़ जाते हैं और यह भी समझ जाता है कि मैं यह डच नहीं कर सकता। यह घबराते हुए सोचता है कि अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ डाउन कर दिया तो वो पूरा का पूरा झुंड ही मुझे कच्चा चबा जाएगा। पर तभी बबलू पीछे से एक जोरदार चीख लगाता है और वो टेलीपोर्ट से होके उन दोनों गोबलिन्स को एक ही शॉट में मार गिराता है। देन बबलू एक खतरनाक लुक के साथ बेसबॉल के सामने सीढ़ियों से कूद जाता है और बेसबॉल बस आवाज ही लगाते रह जाता है उसको। लेकिन बबलू तो ऐसे वहां से गायब ही हो गया। पर बबलू वो तो सीधे ही चमगादार के पीछे टेलीपोर्ट सा हो गया था और वो सीधे ही एक एक अटैक में गोबलिन्स को मारने लगता है। पीछे इन दोनों को समझ में नहीं आता कि इसके पास अब कौन सी पावर आ गई है, पर बबलू यहां पर बहुत ही गुस्से में लग रहा था और वो ब्रूटली सारे गोबलिन्स को खूनम खून करते हुए मारे जा रहा था। इससे उसके दोस्तों की भी फट जाती है और वो भी कहते हैं व्हाट दी हेल, क्या बबलू सच में पहले से ही इतना ताकतवर था? और यहां सभी लोगों की हालत खराब लग रही थी। पीछे आर्चर तो
बेसबॉल के पीछे ही छुप के बैठी थी यहां पर। ये लोग भी सोच रहे थे नहीं, ये तो शायद अलग ही लेवल की पावर है। किमन भी ये सब देख लेता है और वो कहता है बहुत अच्छे, ये तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं। पर बबलू की पावर को और अच्छे से जानने के लिए वो बबलू की स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहां पर उसका लेवल 30 हो गया था। और वो उसका टाइटल है सेकंड सर्वेंट का, जिसका ट्रस्ट 55 है, लॉयल्टी 88 है, और उसकी एबिलिटी है टेलीपोर्ट। हमें इस एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि यह है टेलीपोर्ट ए रैंक की पावर, और यह हाईएस्ट रैंक की पावर है। इस मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप में इस एबिलिटी में ये मेंटल स्ट्रेंथ को कंज्यूम करता है टेलीपोर्ट करने के लिए, और ये जहां तक देख सकता है वहीं पर ही टेलीपोर्ट कर सकता है। और ये डिपेंड करेगा कितनी मेंटल स्ट्रेंथ कंज्यूम कर रहा है, कि अपना डिस्टेंस कितना है, और ये कितने लोगों को टेलीपोर्ट कराना चाहता है, उतना ही ज्यादा इसको मेंटल स्ट्रेंथ भी खत्म करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल टेलीपोर्टेशन की पावर है। और ये पावर देख के अपना एमसी सोचता है कि ये तो सच में मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने इसको अपना वेसल बना लिया। फिर हमारा सीन चेंज होकर बेसमेंट पे ही आता है, जहां पर ये लोग अब भी फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे बेसवाल अपने चश्मे से पूछता है, क्या तुमने सारे सॉकेट्स को लगा दिए? सॉकेट्स मतलब वायर को लगा दिया है। यहाँ पे ये भी कहता है हमने लगा दिए। देन वो पूछता है कि वाटर टैंक का क्या हुआ? देन आर्चर पीछे से कहती है कि वाटर टैंक यहाँ पर है, ये भी तैयार है। तो बेसबॉल एकदम से बबलू की तरफ आके चिल्लाता है, बबलू जल्दी काम हो गया है, ऊपर आ जा, बस इतना सुनने की देर थी। बबलू खरगोश की रफ्तार से सीढ़ने चढ़ने लग जाता है। सीढ़ियों पर थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा था, तो वो तो एक छलांग में ही सारे सामानों को कूद जाता है। पर तभी एक लुढ़कता हुआ पानी का एक टैंक आता है, जो कि यहाँ पे एकदम से फट जाता है, और वो सारा पानी इन्हीं गोबिन्स के ऊपर ही जाने लग जाता है। और इन कम दिमाग खून के पैसे गोबिन्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। आदित्य तो इस पानी के बहाव की वजह से ही नीचे गिरने लग जाते हैं, और कुछ अब भी सीढ़ियों में बच जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे बेसबॉल जोर से चिल्लाता है, जॉन अभी करो जिन चश्मिश का नाम है। और यहाँ पे जॉन ऑर्डर सुनते ही सीधा करता है रोजर, और एकदम से किसी रिमोट में अपना बटन दबा देता है। फिर हमें कुछ चिंगारियां निकलती हुई दिखाई जाती है, जैसे कि बिजली कहीं दौड़ रही है। और हमें दिखाते हैं ये बिजली एक वायर में दौड़ रही है, जो वायर इन्हीं गोबिन्स के पैरों के नीचे है, और ये गोबिन्स पानी से भीगे हुए हैं। और अब तो तुम भी समझ गए हो कि क्या होने वाला है, और होता भी वही है। सारे के सारे गोबिन्स बिजली के झटके खाने लग जाते हैं, और वो बिजली के झटके खाते खाते ही मारे जाते हैं। और यहाँ हमें किन की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर उसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही है कि तुमने 6 लेवल के गोबलिन को मारा, 7 के को मारा, और बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशंस आ रही थी। एक और बड़ी नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया गया था कि तुम्हें लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। तुम्हारे अल्टीमेट शर्टिन के वॉलेट में 3,34,664 वर्ण डिपॉजिट हुए हैं। तुम्हारी स्किल का लेवल इंक्रीज हो गया है, तुम्हें एक नई स्किल भी मिली है। ये पढ़ के एमसी की बॉडी में एक अजीब सा ही झटका सा महसूस होता है, और एमसी भी इससे बहुत हैरान हो जाता है, और एकदम से वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। उसके पैरों के नीचे एक अजीब सा ही रेड सर्कल बन जाता है, और ये पर्पल गोला धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था, और ये बढ़ते बढ़ते एकदम से सीढ़ियों तक भी पहुंच जाता है। सीढ़ियों से कॉरिडोर, सारे कॉरिडोर से सीढ़ियां, और यहाँ पर ये आके वापस से इन गोबलिन्स तक भी पहुंच जाता है, और इनको भी पार कर जाता है। इससे इन गोबलिन को भी एक अजीब सा ही दर्द महसूस होता है। ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ एमसी के पास नोटिफिकेशन आती है कि कुछ हॉस्टाइल बीइंग्स को रिकॉर्ड किया गया है, रिमूव किया जा रहा है। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आती है, सारे गोबिन्स बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, या जितने भी इनके ऊपर बिजलियां सी गिरने लगती हैं, और एकदम से इनकी बॉडी डिफॉर्म होने लग जाती है। इनकी बॉडी में अजीब अजीब से गुब्बारे से फटने लग जाते हैं, और जैसे एक गुब्बारा पानी के ओवरलोड की वजह से फटता है, वैसे ही ये सारे गोबलिन्स फट जाते हैं, और सारा खूनम खून हो जाता है। एमसी के पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है कि तुमने बहुत सारे गोबिन्स को मारा है। यहाँ पर बहुत सारे गोबलिन्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और इन्हीं में से बीड्स की माला पहने एक गोबलिन के पीछे एक खतरनाक से बालों वाले क्रिएचर्स की शैडो पड़ती है, और इसे यह गोबिन भी नोटिस करता है। ये पीछे मुड़ के धीरे धीरे इसे देखने लगता है, तो तब इसे पता चलता है एक मैसिव शैडो इसी को घूरे जा रहा है। ये देख के तो इसकी फटके 64 हो जाती है, और इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, ये भालू इसी के मुंह पे एक जोर की दहाड़ लगाता है, और सीधा इसके गले पे काट लेता है। ये बस चीखता चिल्लाता ही रह जाता है, पर अब इसके हाथ में कुछ नहीं था, और वो भालू भी बस इसके शरीर से एक बाइट ही लेता है, और उसके बाद सीधा ही इसका शरीर पूरा फाड़ देता है, जिससे चारों तरफ खुरम खून हो जाता है। और यह सब कुछ उसके साथी भी देख रहे थे,
जिसे देख के यह सारे ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यह भी बस चीखते चिल्लाते ही रह जाते हैं। पर यह भालू अपनी मैसिव बॉडी और पहने पने नाखूनों के साथ इन्हीं के ऊपर हमला कर देता है और हर एक स्विंग में एक नहीं तो दो गोबलिन्स को दो भागों में बांटे जा रहा था। ये तो एकदम पागलों की तरह एक्ट कर रहा था और ये गोबलिन सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनके पास भी अब लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, पर अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और सब के सब इस भालू को अब घेर लेते हैं और एक साथ रश कर देते हैं। इसके ऊपर वो भालू भी हार नहीं मान रहा था और वो अब तक कुछ दर्जन गोबिन्स को तो वो भी मार चुका था, पर अब ऐसा लग रहा था कि उस भालू की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। ये गोबलेस उस पर भारी पड़ने लगते हैं और यहाँ अब ऐसा लग रहा था ये दर्जनों गोबलेस का झुंड अगर एक एक हमला भी कर दें अच्छा सा तो उसमें भी ये भालू मारा जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये गोबलिन्स की इतनी बड़ी संख्या अकेले भालू पर भारी पड़ने लगती है। ये घिनौने गोबिन्स उस भालू को जिंदा ही खाने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा दहाड़े लगाता है। इन गोबलिन्स से बचने की कोशिश करता है, पर अब उसके हाथ में भी कुछ ज्यादा नहीं था। उसकी नम दहाड़ और बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांस पे है। पर तभी अचानक से बूम होली में पानी से भरे गुब्बारे की तरह सारे के सारे गोबलिन्स फूल के फट जाते हैं। शायद अपने आप को जिंदा देख के या इन गोबलिन्स को ऐसे फट के मरता हुआ देख के ये भालू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने आसपास देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। पर तभी एक उसके सामने ही नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें सिटीजनशिप मिल चुकी है। मतलब ब्रो, भालू अपने एमसी का सिटीजन बन गया नहीं? शायद ये भालू नहीं है। एक मिनट, ये भालू तो अब छोटा हो रहा है। धीरे धीरे करके उसका मैसिव बॉडी छोटी होती जा रही है। वो तो अपनी बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना पा रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी खाल भी उधड़ रही है। भाई साहब, उसके सारे बाल गायब हो रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या हुआ? ये लड़की कहाँ से आई? हाँ, आ गई तो आ गई, पर इसकी आंखें देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाती है, शायद गोबिन्स के द्वारा अपनी ज्यादा खाल और खून गवा देने के कारण, या फिर अपनी एबिलिटी का ज्यादा यूज करने के कारण वो बेहोश तो हो गई है। फिर हमारा सीन चेंज होके किम जन पे आ जाता है और उसकी आंखें देख के हमें यह पता चल जाता है कि उसने अपनी अल्टीमेट आइज से यह सारा खून खराबा देख लिया है। और जिस कदर उसने अपनी छाती पर कपड़ों को टाइटली पकड़ रखा है, हमें देख के ही पता चल जाता है कि उसकी भी हालत यह देख के बिल्कुल खराब हो गई है। फिर हमारा सीन अगेन चेंज होके उसी गोबलिन के बेसमेंट में आ जाता है, जहां पर अब भी उसी लड़की की बॉडी बेहोशी में चमक रही है और किम्ज अल्टीमेट आइज की हेल्प से इसके और भी पास आता है और इसके सर पर देखता है। और फिर वो कहता है, अरे ये लड़की है कौन? पर तभी सिस्टम भी ये सुनता है और वह इसके सामने ही इसकी पूरी प्रोफाइल ओपन कर देता है। इस लड़की का नाम है हो यूंजो और ये अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल वाली लड़की है, सीधा लेवल 33। और इसका ट्रस्ट अब तक सबसे कम है, सीधा 9 पे। और इसकी अवेकेंट एबिलिटी है वियर बियर वियर वुल्फ। तो सुना ही होगा ना, उसी का भालू वाला वर्जन। और इसके नीचे एमसी के पास इसे निकालने का या इसको क्वेस्ट देने का ऑप्शन भी आ रहा था। और यहां पर हमें इस वेयर बेयर एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि ये एक एयर रैंक की एबिलिटी है। इसकी हेल्प से तुम एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और तुम्हारी फिजिकल और रीजनरेटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती हैं। और ये सब देख के तो किम जियोन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है, क्यों? इसके पास 33 लेवल है, यहाँ तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और इसके पास एयर रैंक की एबिलिटी है। देन उसके पास 2 और नोटिफिकेशन आती है कि चमगादड़ और बेसबॉल का दोनों का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होकर 50 के पार हो गया और दोनों ने ही अपनी लॉयल्टी को अनलॉक कर लिया है। ये देख के किम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या बेसबॉल ने और ये चमगादड़ ने भी अनलॉक कर ली लॉयल्टी? और एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि चमगादड़ ने अपनी लॉयल्टी को 30 के पार भी पहुंचा लिया है और उसने वेसल बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर लिया है। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे औसम चिल्लाता है। फिर वो आंखें बंद करके थोड़ा हेजिटेशन के मारे सोचता है कि क्या मुझे चमगादड़ को वेसल बनाना चाहिए, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना है।